आज हम स्वास्थ्य समस्याओं का अवलोकन सीखेंगे। कैसे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कम्युनिटी के अंदर जो लोग रहते हैं उनकी जो भी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं उनके अवलोकन के बारे में आज हम सीखेंगे। देखिए, आपको पहले से ही पता है कि समाज के अंदर कुछ बीमारियां देखने को आसानी से मिल जाएगी और उनको हम लोग सिर्फ ऑब्जर्व करना चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं, उनका अवलोकन करना चाहते हैं कि वे कौन कौन सी बीमारियां हैं। अब जैसे हम लोग एएनएम है, तो हम लोग एएनएम का जो फोकस है वो तीन चीजें होती हैं। आप चाहो तो उनमें दो चीज समझ सकते हो, एक तो मदर होती है, एक उसका बेबी होता है, और ये दोनों लोग जहाँ रहते हैं उसे बोलते हैं हम लोग फैमिली। तो ये हमारा टारगेट होता है हमेशा। अब हम इस टॉपिक को देखते हैं थोड़ा सा और अच्छे से कि स्वास्थ्य की समस्याओं का अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन आप कैसे करने वाले हैं। देखिए, हमें पता है कि कुछ ऐसी मुख्य समस्याएं हैं जिन्हें हमें पहचानना चाहिए। अब अगर हम उन्हें पहचानते हैं तो हम उन्हें पहचान इसलिए रहे हैं ताकि हम उनका असेसमेंट कर सके और हम उसके कारणों का पता लगा सके, उसका जो लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा उसका पता लगा सके। और ऐसा जब हम करेंगे तो जो भी हेल्थ सेक्टर की हमारी जो भी सर्विसेज होंगी वो हम उन सर्विसेज को उन पे इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें दे सकते हैं। प्लस वहां के जो लोग होंगे ना, जो कम्युनिटी के पीपल होंगे, हम लोग उनकी भी मदद ले सकते हैं, उन्हें भी इसके साथ योगदान में शामिल कर सकते हैं। तो ठीक है, ऐसे कुछ क्षेत्र हम लोग देखते हैं और उनमें होने वाली समस्याएं देखते हैं। जैसे कि अगर आप लोग देखें कि बच्चों के अंदर स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याएं हैं, तो हमेशा वो जैसे कि निमोनिया या दस्त का लगना या नॉर्मली कुपोषण का होना। अब कुपोषण में दो प्रकार की बीमारी आपको देखने को मिलेगी, मैरास्मस और क्वाशियोरकर करके बीमारी। तो इस बीमारी को भी हम लोग देखेंगे, समझेंगे कि किस प्रकार से या किस तरीके से हमें इसमें बदलाव देखने को मिलने वाला है। दूसरा मदर है, माँ के स्वास्थ्य को लेके है। जैसे कि अगर प्रसव के दौरान आप उसकी देखभाल ठीक से नहीं करेंगे तो वो उसकी क्या है, मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसे केस में जो मैटरनल जो डेथ रेट होगा वो बिल्कुल इंक्रीज हो जाता है। तीसरी, किशोर अवस्था में, यानी कि ऐसा कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 13 से ज्यादा है, मोर देन 13 ईयर्स ऑफ ओल्ड, है ना, मोर देन 13 ईयर्स ओल्ड। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी उम्र 13 से ज्यादा है या बढ़ रही है आगे को, ऐसी उम्र में हम देखते हैं कि धीरे धीरे हष्ट पुष्टता, ऐसा व्यक्ति जब बढ़ रहा होगा तो मानसिक स्वास्थ्य में बदलाव आएगा, पोषण से संबंधित हिंसा भी उसके अंदर आ सकती है, और प्रजनन से संबंधित भी क्या होगी, बहुत सारे ऐसे होंगे जो जोखिम के रूप में आने वाली हैं परेशानियां। तीसरा एक नेक्स्ट है, वो है पोषण को लेके। पोषण में आपने पीईएम के बारे में सुना ही होगा, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन को, प्रोटीन एनर्जी, और यह आपका माल न्यूट्रिशन। और पहले ही बताया था, माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति जितनी उसकी जरूरत है उतना न्यूट्रिशन नहीं ले रहा है तो वो माल न्यूट्रिशन में गिना जाता है। तो इसी में ही कुपोषण आया है, जो पहले में भी यहाँ पर दिखाया है, ऊपर की तरफ दिखाया गया है। तो कुपोषण आया है जिसमें मैरास्मस और क्वाशियोरकर बीमारी देखने को मिलेगी। पर्यावरण से संबंधित है, वायु और जल के अंदर अगर बदलाव होगा, अगर वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, तो ऐसे केस में कुछ बीमारियां हैं जो वायु से संबंधित है। अब वायु से संबंधित अगर हम लोग बात करें, वायु से संबंधित बात करें तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन यानी कि जो रेस्पिरेटरी संबंधित जो भी डिजीज होंगी वो होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। जैसे कि अस्थमा हो सकता है ना, सीओपीडी से संबंधित हो सकती है, टीबी हो सकती है, इस तरह की बीमारी देखने को मिलेगी। और जल से संबंधित हम लोग डायरिया को देख सकते हैं कि डायरिया हो गया, या फिर यहाँ पर कोलेरा नामक जो बीमारी है ऐसी हो सकती है, हैजा हो सकता है ना, इस तरह की बीमारियां देखने को मिलने वाली है। फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होंगी, मधुमेह है, मोटापा है, हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारियां हैं जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। स्वास्थ्य से संबंधित ढांचे, यानी कि पूरे के पूरे शहर के अंदर ऐसी कोई असमानता देखने को मिल सकती है जो पर्टिकुलर पूरे क्षेत्र में देखने को मिलेंगी। तो ये कुछ क्षेत्र हैं जिनमें कुछ बीमारियां हैं जो बड़े देखने को आसानी से मिलेंगी। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग मूल्यांकन करने की बात कर रहे हैं, कम्युनिटी के अंदर जो भी बीमारी होगी उनके मूल्यांकन की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं असेसमेंट की, कि अगर आप असेसमेंट की बात करोगे तो वो कैसे होने वाला है। ठीक है,
ठीक है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि कुछ ऐसी सेवाएं और संसाधन हैं जिसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, कम्युनिटी के अंदर। अब मान लीजिए एक बेबी है, अब बेबी में आप कह रहे हो कि ये क्वाशोरकर या मैरास्मस हम लोग को दिखना चाहिए, हम इस बीमारी की बात करें, तो हम इस बीमारी में क्या समझ सकते हैं? आखिर हम असेसमेंट के द्वारा हम पता करना चाह रहे हैं कि ये दोनों बीमारी में से कौन सी बीमारी बच्चे को है। तो ऐसी को ध्यान में रखते हुए कुछ उद्देश्य बनाए गए हैं। उस उद्देश्य में हम उनकी समस्याओं का पहचानेंगे, हम उन्हें चिन्हित कर देंगे समस्याओं को, हम प्लस कुछ योजनाएं बनाएंगे बेहतर तरीके से, और जो भी गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज हैं या ऐसे संसाधन हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं हम उनका इस्तेमाल करेंगे। और साथ में वहां के लोगों को भी हम इसमें क्या कर सकते हैं, इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि फैमिली के अंदर अगर मान लीजिए बेबी को कुछ हुआ है, तो हम लोग इस फैमिली के जो बच्चे के माता पिता हैं, उसकी जो मदर है या जो फादर है, हम क्या कर सकते हैं, इनको भी इसमें साथ ले सकते हैं। तो हम इनकी भागीदारी ले सकते हैं, तो हमें बहुत चीज समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्या तरीका है मूल्यांकन करने का। अगर आप ये चाहते हो कि मैं पता तो लगाऊं कि आखिर ये बीमारी है क्या, कितने परसेंटेज बीमारी है, तो कुछ तरीका तो होगा। तो आपने एक तरीका ढूंढा, वो है सर्वे किया। आपने एक क्षेत्र का, एक गांव का, मान के चलते हैं हम इसे एग्जाम्पल दे देते हैं समझने के लिए कि ये कोई गांव है। अब हम कह रहे हैं इस गांव के अंदर हम परिवारों की जानकारी लेना चाहते हैं कि उस परिवार में कितने लोग कुपोषित हैं, कितने बच्चों को टीके लगे हैं, और कितनी जनसंख्या के हिसाब से उनको एलिजिबल कपल, या फिर कह सकते हैं जनसंख्या विस्फोट तो नहीं हो गया। हमने एक सर्वे किया, लोगों से जानकारी करी, और हमने पता कर लिया। तो आपने नाम सुना होगा जैसे कि आशा, आशा आंगनवाड़ी, इन्होंने जाके इस चीज को पता कर लिया। फिर दूसरी चीज इंटरव्यू मेथड में आ जाती है। जब हम सस्तकार करते हैं, हमने एक व्यक्ति ऐसा पकड़ा जो हमारी पूरी मदद कर सकता है, उससे हमने सारा डाटा ले लिया। अब वो स्कूल का टीचर भी हो सकता है, आंगनवाड़ी भी हो सकती है। हमने एज ए एनम हमने आगे से क्या किया, जो एम्प्लॉय हमारे साथ है या वहां के लोग, ऐसा कोई व्यक्ति जो हमारी मदद कर सकता है, पूरा डाटा दे सकता है, हमने उसको पकड़ा, उससे बात किया और हमने पूरा डाटा ले लिया। पता कर लिया कि कितने लोगों की मृत्यु दर है, कितने लोगों तक स्वास्थ्य की सेवाएं पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही है ना, वो सब चीज हमने किया। फिर हम लोगों ने कोई ग्रुप बनाया और ग्रुप के साथ चर्चा करी। हमने एक ही प्रकार का ग्रुप करा। अगर हमने किशोरों का पकड़ा या महिलाओं को पकड़ा, तो ऐसी बीमारियां, ऐसी बीमारी जो टारगेट में हमेशा एक फीमेल होती है ना। अब चाहे वो एनीमिया की हो, यानी कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको एनीमिया ना हो जाए, ताकि हमने उसको ही ध्यान में रख के क्या हो, तो हमने यहाँ पे भी इसको क्या किया, पता करने के लिए एक नया तरीका ढूंढा। फिर हमने ऑब्जर्वेशन किया, हमने घरों के आसपास लोग देखे कि अगर मान के चलते हैं कि यहाँ पर मलेरिया और डेंगू फैलने के ज्यादा चांसेस है, तो हमें सबको पता है कि मलेरिया डेंगू फैलेगा तो घर के आसपास हो सकता है कि पानी का भराव हो रहा हो, एक्स्ट्रा पानी का भराव हो रहा हो, तो वो भी हमने यहाँ पर देख लिया कि घरों के आसपास पानी तो नहीं भर रहा है। अब ये सारी की सारी चीजें कैसे काम करती हैं, इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मान के चलते हैं आप ये जानना चाहते हैं, मैं एग्जाम्पल कर देता हूँ एम को करके, है ना। मैं एग्जाम्पल करता हूँ एम को करके, अब आप समझिएगा। आपका एम बनाया, आपको टारगेट दिया ये पता करने के लिए, भाई ये देखो कि क्या मलेरिया इस क्षेत्र में, गांव में कितना परसेंटेज है। ये हमारा क्या हो गया, एक एम है। अब हम तुरंत क्या करेंगे, हम गए, हमने सर्वे किया उस गांव का, प्लस हमने वहां पर क्या किया, थोड़ा सा अवलोकन किया, थोड़ा सा हमने लोगों के जिंदगी को ऑब्जर्व किया है। ऑब्जर्व किया है तो अवलोकन आ गया। हमने ये वाला मेथड यूज किया, हमने अवलोकन यूज किया, और अवलोकन के माध्यम से हमें ये पता चला कि कूलर जो है, कूलरों में पानी है। हमने देखा आसपास का जो एरिया है वहां पे पानी है। तो हमें ये अंदाजा लग गया कि हाँ यही वो वजह है जिस वजह से ये बीमारी हो रही है। ठीक है, इसका और भी एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे ये पीएलए है, पार्टिसिपेटरी लर्निंग एक्शन है। जो व्यक्ति आपके साथ मदद कर रहा है, वो सुनने, सोचने और समाधान को खोजने की प्रक्रिया में आपका क्या हो जाता है, भागीदार बनता है। यानी कि आपने ग्राम का क्या क्या प्रधान, आपने प्रधान से मिलके बात किया। ये क्या है, ये पीएलए है। ये वो व्यक्ति है जो हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहा है। हमारा एम क्या था, मलेरिया को लेके, हमारा एम है मलेरिया को लेके। तो प्रधान ने आपकी मदद करी, ये है हम। अब हम ये पता लगा पा रहे हैं क्योंकि हम दोनों ही सुन रहे हैं, सोच रहे हैं
और समाधान को खोजना चाहते हैं। प्रधान जी भी यही चाहते हैं कि इतने लोगों की जो बीमारियां वो खत्म हो, हम भी वही चाहते हैं। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज वहां तक पहुंचाने के लिए हमें ये काम करना पड़ रहा है। ठीक है, तो हम इसे इस तरीके से काम कर रहे हैं। आगे की तरफ देखते हैं, आगे और भी है जो हमें चीजें समझनी है। जैसे कि कुछ टूल्स होंगे जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उपकरण इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उपकरण, जैसी बीमारी वैसे उपकरण। अब मान के चलते हैं आपने ये गांव ले लिया, ये हमने गांव ले लिया है ना, हमने गांव लिया। अब हम इसमें ये कहना चाहते हैं कि मंदिर के पास में 10 परिवार ऐसे जिनमें मलेरिया है। ठीक है, अब उन मलेरिया का जो है, उनको मान के चलते हैं हम ब्लैक पॉइंट से ही हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने तुरंत क्या किया, एक मंदिर बनाया और यहाँ पर हमने 10 लोगों को अंकित कर दिया ब्लैक कलर, और यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे इसी कलर से लिख दिया कि 10 जो पीपल हैं वो मलेरिया से इन्फेक्ट हुए हैं। तो ऐसे करके हमने क्या करा, यहाँ पे पता कर लिया। तो यहाँ पर ये जो पीएलए है, ये व्यक्ति जो भी है वो हमारी मदद करेगा मैपिंग के दौरान समझने में, चाहे वो किसी भी प्रकार की मैपिंग हो। कैलेंडर बनाने में मदद करेगा, समय टू समय बीमारियों को जांचते हैं। हम ये पता लगाते हैं कि सर्दी में कौन सी बीमारी आएगी, गर्मी में कौन सी बीमारी आएगी, बुखार कब आएगा, सर का दर्द कैसे होता है। समस्या को समझने का, उसको रैंक देना, टाइम और संबंध आरेखित, अलग अलग तरीके से अलग अलग टूल। अब देखिए, समझ के देखिए, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, मैंने कहा है इस मेथड से, सोशल मैपिंग के माध्यम से हमने यहाँ पर एक चीज को समझा है कि हमने यहाँ पे बीमारी को लगा दिया है, हमने यहाँ पर मंदिर के पास के बीमारी के लोगों को किया। तो ये चीज क्या होगी, हमारी यहाँ पर बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाती है। अब देखिए, इस चीज को एक्टिवेट करने के लिए हम चाहते हैं ये हमारी क्रिया शुरू हो। तो क्रिया को शुरू करने के लिए सबसे पहला स्टेप तो यही आ जाता है कि आप होम विजिट करें। होम विजिट है क्या, होम विजिट में आप घर घर जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं और जो भी गवर्नमेंट की सेवाएं उन्हें आगे देते हैं। क्यों करना है, स्वास्थ्य शिक्षा मिले, बीमारी की पहचान करे और उन्हें रोकथाम करे। इन तीन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए वहां के लोगों को स्वास्थ्य की शिक्षा मिले, बीमारी की पहचान हो और उन्हें रोकथाम का पता चल जाए। ये हम सब ध्यान में रखते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, होम विजिट करते हैं। होम विजिट करेंगे तो आप एक बैग भी लेके जाओगे, सीधी सी बात। अब इस बैग में होने वाला क्या क्या है, बहुत सारी चीजें होंगी। जैसे कि बैग को कहीं तो रखोगे, तो एक मान के चलते हैं कि न्यूज़पेपर आपने ले लिया, है ना, उसे रख दिया। अब ये जो बैग है, इसके अंदर कुछ किट होंगी। किट यानी कि एक नॉर्मल किट होगी, एक लेबर से संबंधित किट होगी, एक इम्यूनाइजेशन से संबंधित किट होगी, एक न्यूट्रिशन से संबंधित किट होगी। तो अलग अलग चीज की अलग अलग किट, एक अपने परिवार नियोजन की किट होगी। तो ऐसे करके यहाँ पे बहुत सारी किट होंगी। सब सेंटर पे, सब सेंटर जो होता है, सब सेंटर जो होता है वो टाइप 1 और टाइप 2 में होता है। वो इसीलिए ही होता है क्योंकि ये जो इतनी सारी किटें होंगी, इन किटों को हम अलग अलग तरीके से काम कर सके। यानी कि एक सब सेंटर जो नॉर्मल तरीके से काम करेगा, एक सब सेंटर जो लेबर से संबंधित काम करने वाला है। ठीक है ना, और यही उसके उद्देश्य है। उद्देश्य में देख लो, बीमारी व्यक्ति को पहचानना है, फर्स्ट एड देना है, गर्भवती महिला और उनके बच्चों का उनका टीकाकरण करना है, पोषण का ध्यान देना है, और ज्यादा कुछ दिक्कत हो तो उन्हें रेफर करना है। बस क्या हुआ, माँ, बच्चा, टीका, पोषण। समझ पा रहे हो, ये चार चीजें, इन चार चीजों पे बहुत बड़े लेवल पे हम क्या कर रहे हैं, फोकस कर पा रहे हैं। किसकी मदद से, होम विजिट की मदद से। ठीक है, अब देखिए कितनी प्रकार की किट है। एनम की किट, जो होम विजिट की किट होगी, पहली चीज आप घर में जाएंगे, उनकी जांच लेंगे, प्राथमिक उपचार देंगे, स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे। फिर आशा की किट है, और फिर आ गया आपकी मैटरनल की किट। मैटरनल किट में गर्भवती महिलाओं के लिए होगा। न्यूबॉर्न किट, किसी के घर में नया नया बच्चा है तो उसकी देखभाल के लिए होगी। डिलीवरी किट, घर में अगर प्रसूति करवा रहे हो, यानी कि घर में लेबर कर, मतलब डिलीवरी अगर घर में हो रही है, होम डिलीवरी में हो रही है, तो ऐसे केस के अंदर आप कह सकते हो, यानी कि ये डिलीवरी होम में हो रही है, तो आप उसमें डिलीवरी किट भी दे रहे हो। और आजकल तो जो दाई हैं उन्हें भी शिक्षित कर रहे हैं। और हीमोग्लोबिन के अलग किट है, मलेरिया अलग किट है, फैमिली प्लानिंग अलग किट है। इस तरीके से बहुत सारी किट यहाँ पे देखने को आपको मिल रही है। तो ये किट सब होंगे। ठीक है, ये सब हमारे क्या होंगे, जब हम होम विजिट करेंगे तो बैग में रखी हुई मिलती है।
और क्या चीज है जो मिलेगा, देखिए जैसे कि अगर आप कुछ टेस्ट करना चाहते हैं तो टेस्ट में थर्मोमीटर, ये हमेशा तापमान को बताता है। नॉर्मल 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट, इतना टेम्परेचर है। चलो 99 भी है तो आप इसे नॉर्मल तरीके से ही ले। तो जैसे 99 प्लस में जाने लगेगा तुरंत वो चीज क्या होगी, पायरेक्सिया में आएगी। फिर इसका नाम पायरेक्सिया हो सकता है, इसका नाम फीवर हो सकता है। ठीक है, इससे इसका नाम बदलेगा। फिर बीपी मशीन, स्फेग्मोमेनोमीटर, ये बीपी को नापने की, 120/80 ऑफ Hg। ये क्या है, एक एडल्ट की नॉर्मल वैल्यू है। नॉर्मल वैल्यू है, रेंज नहीं है, नॉर्मल वैल्यू है जो होनी है। फिर स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप से हम लोग ध्वनि सुनते हैं, स्टेथोस्कोप से साउंड, और इसके लिए वर्ड यूज होता है ओस्कलटेशन। इसके लिए वर्ड यूज होगा ओस्कलटेशन। फिर वेट स्केल, मेजरिंग, वजन नापने के लिए होता है। टेप, ऊंचाई को नापने के लिए होता है, मेजरिंग टेप होती है। हीमोग्लोबिन मीटर एनीमिया की जांच के लिए होता है। और ग्लूकोमीटर हमारा क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि किसी को शुगर की जांच अगर करनी हो तो वो इस तरह के जो होगा उनको यूज करेंगे। कुछ मेडिसिन हैं जो इसके अंदर देखने को मिलने वाली है, जैसे कि ओआरएस का पैकेज, आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट। अब यहाँ पर देखो क्या चीज आती है, एक आयरन है, एक फोलिक है, और एक बोथ है। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग मेडिसिन होंगी, अलग अलग टाइम पे अलग अलग। अगर डायरिया है तो ओआरएस का पैकेट आप दे रहे हो। आयरन फोलिक एसिड की है तो जब तीसरे महीने से ऊपर प्रेग्नेंट लेडी हो जाती है तब उस समय पे हम दे रहे हैं, है ना। तो हम ये ध्यान दे रहे हैं कि हमें कौन कौन सी मेडिसिन दे रहे हैं, और प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद दे रहे हैं। कैल्शियम कब चला रहे हैं, बुखार में हम लोग क्या कर रहे हैं, पैरासीटामोल चला रहे हैं, बुखार की दवाई दे रहे हैं। ठीक है ना, बीटाडीन, सोफ्रोमाइसिन, बैंडेड, किस किस काम में आप यूज कर रहे हो, उस तरीके से आप यहाँ पर चीजों को देख सकते हो। ठीक है ना। तो अलग अलग मेडिसिन होंगी, अलग अलग दवाइयां हैं, अलग अलग टेस्ट हैं, वो सब होंगे। और फिर हम उस चीज को क्या है, एक रिकॉर्ड में लेते हैं। जैसे कि पूछा गया था कि एनम कौन सा रिकॉर्ड करेगी। भाई देखिए, एनम का काम है सबसे पहला माँ और शिशु का, फिर है टीकाकरण का, और फिर उसके पास अगर बचता है फिर है पोषण से संबंधित। ठीक है, ये सबसे पहले है। अगर आप ये कहते हो कि मृत्यु का रिकॉर्ड कौन रखेगा, तो ये इसका काम नहीं है, ये तो फिर आशा में आ गए, फिर तो अलग चीज हो गई। तो ये रिकॉर्ड फिर हमारा अलग हो जाता है। तो हमें एनम के लिए ये तीन रिकॉर्ड पे ध्यान देना है। अब देखिए, जो भी स्वास्थ्य समस्याएं हैं आप उनको समझने की कोशिश कीजिए। गंदा पानी से, टीकाकरण की कमी से कम्युनिकेबल डिजीज होंगी। अब अवलोकन करने के तरीके देखे गए हैं। अब देखिए, ध्यान से देखिए, अगर आप रजिस्ट्रेशन करेंगी, अगर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे आईडीएसपी में तो तुरंत आपको कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पता चलेगा। अगर आप चाहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का आपको पता चले, फिर आपको जाना है एनएसएसओ की वेबसाइट पे और एनएफएसएस के वेबसाइट पे। तो यहाँ पर आपको अलग अलग रिपोर्ट मिलेगी। कुपोषण की अलग रिपोर्ट है, माँ और बच्चे का रिपोर्ट अलग है। अब देखिए, सबसे बड़ा जो आपको ध्यान देना है, HMIS, HMIS, ये जो भी है आपका हेल्थ का संबंधित जो भी ये पोर्टल है आपको समझना है। जैसे कि यहाँ पे देखो RCH है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ है। तो आपको पोर्टल समझना है, पोर्टल के माध्यम से ही हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। बस एक तरीका तो ये हो गया कि आप जाओ, लोगों को देखो उनका रहन सहन, और दूसरा आप पोर्टल पे जाइए, पोर्टल से डाटा ले लीजिए। जनसंख्या वृद्धि, ग्रामीण में कमी, मानसिक स्वास्थ्य में संबंधित कमी, तो आप रिपोर्ट देखेंगे, गवर्नमेंट के सूचांक देखेंगे, गवर्नमेंट के सूचांक को देखो, गवर्नमेंट का डाटा देखो, पोर्टल्स पे जाओ, आपको डिटेल सारा मिल जाएगा। ठीक है ना। तो आप जो भी चाहते हैं उसका आपको डाटा का रिपोर्ट में जाइए, आपको डाटा मिल जाएगा। कुछ और भी डाटा है, डाटा अलग अलग प्रकार के देखे गए हैं। जैसे कि एनएचएम की अगर आप वेबसाइट की बात करते हो तो यहाँ पर आप जाइए, आपको सारे के सारे जो भी मिशंस हैं, जो भी प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, वो सब क्या है हमारे यहाँ पर तिमाही में अपडेट हो रहे हैं। Q1 2 3 4 5 वार्षिक में रिपोर्टें अपडेट होती हैं, तो आप अपडेट में
जा सकते हो। HMIS पोर्टल पे जाओगे तो वहां पे आपको ANC की रिपोर्ट, इम्यूनाइजेशन, OPD, मोर्टेलिटी, फैमिली प्लानिंग, डिलीवरी रिपोर्ट, ये सब रिपोर्ट मिलेगी जो मंथली अपडेट होती है। आप उसकी वेबसाइट पे भी जा सकते हो। और स्टैटिकल कितने मरे हैं, कितने जिंदा है, ये सब रिपोर्ट दिखानी, जो कि एक मासिक या वार्षिक रिपोर्ट में भी बदल सकती है। फिर आपको उनको स्टेट वाइज रिपोर्ट में चले जाना है। तो आपको इस तरीके से और भी बहुत सारा सोर्सेज है जहां से आप पोर्टल पे आगे जा सकते हो। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ वेलफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर, फैमिली हेल्थ और फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट है। आप इनकी रिपोर्ट्स पे जा सकते हो। अलग से पोर्टल है, आप पोर्टल पे जा सकते हो। SRS पोर्टल है रजिस्ट्रेशन का, वहां पे जा सकते हो। अलग अलग प्रकार के सेंसस ऑफ इंडिया है, NHSRC इंडिया है, NHSRC इंडिया है जो MS के डाटा को विश्लेषण करती है। तो इस पे भी जा सकते हो। और ये पे बहुत बार आपने नाम सुना होगा, इस पोर्टल का नाम सुना होगा, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर का, एंड अपने NHSRC का डाटा का नाम सुना होगा, ये भी आपने सुना होगा, है ना। तो कुछ ऐसे डाटा हैं जो आपने सुना होगा। अब देखिए इसमें एक हम एग्जाम्पल में आप देखो कि कुपोषण की बात करें। कुपोषण में दो बीमारियां हैं जो आपको देखने को मिलेगी। अब कुपोषण है क्या? अल्प शोषण या अंडर न्यूट्रिशन। आप चाहे तो अपर्याप्त सेवन करें, चाहे खाना एब्जॉर्ब ना हो शरीर में, चाहे आपको तत्वों की कमी होने लगे, किसी भी तरीके से जो शरीर में कमजोरी होगी वो कुपोषण कहलाएगी। यानी कि अंडर न्यूट्रिशन आपको कहना पड़ेगा या माल न्यूट्रिशन आपको कहना पड़ेगा। अब देखिए, कुपोषण का मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति पोषण ज्यादा या कम ले रहा है, वो दोनों ही कंडीशन में गिना जा सकता है। कैसे गिनेंगे? किसी की लंबाई के अनुसार देखें तो कद छोटा हो जाएगा, किसी का वजन छोटा हो जाएगा, किसी के विकास में कमी आने वाली है। तो ये चीजें हैं जो यहाँ पे देखने को मिल रही है। और उसका ही ध्यान में रखते हुए एक टेस्ट है, उसे बोलते हैं एंथ्रोपोमेट्री। एंथ्रोपोमेट्री की बात करें तो यहाँ पर वजन की बात की जा रही है, यहाँ पर लंबाई की बात की जा रही है, ठीक है ना। हेल्थ, हाइट, वेट, वेट, हाइट और हेल्थ, है ना, ये सब की बात की जा रही है। यानी कि मेजरमेंट की बात की जा रही है ना, मेजरमेंट की बात की जा रही है। अब देखिए, समझ के, वेट फॉर एज, पर्टिकुलर एज होता है, उस एज के अनुसार वजन अगर गड़बड़ है तो हम उसे अंडरवेट बोलते हैं। यानी कि वजन इंसान का एज के अनुसार होना चाहिए, अगर कम हुआ तो उसे अंडरवेट बोलेंगे। अगर किसी की उम्र 12 साल है और उसका वेट 50 होना चाहिए एग्जाम्पल, और ये नहीं है, तो अब हम उसे अंडरवेट बोल रहे हैं। हाइट फॉर द एज, अगर उम्र के अनुसार लंबाई ना हो तो हम उसे ठिगनापन बोलते हैं, स्टंटिंग बोलते हैं, ठिगनापन, किसी की उम्र कोई ठिगनाहट होती है। और अगर दोनों में गड़बड़ है तो फिर हम उसके वजन में गड़बड़ देखेंगे, उसे बोलेंगे 6, वास्टिंग। ठीक है। अब देखिए इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए यहाँ पर तीन चीज आई हैं, अंडरवेट, स्टंटिंग और वास्टिंग। अंडरवेट कब आया? जब एज के हिसाब से वेट कम हो, जब एज के हिसाब से लंबाई कम हो, और जब ये दोनों ही चीज, लंबाई प्लस वजन, अगर दोनों ही गड़बड़ कर रहे हैं तो इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा फिर? क्षय यानी कि वास्टिंग आता है। इसके लिए जेड स्कोर निकाला जाता है। जेड स्कोर के माध्यम से पता चल जाता है कि बंदा मॉडरेट या सीवियर कंडीशन से गुजर रहा है। अब देखिए जो ठिंगनापन है, जो ठिंगनापन की अगर आप बात करें, इसमें लंबाई ऊंचाई पर्याप्त नहीं कर पाता है बच्चा। और अगर आप सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें एक ऑप्शन निकल के आता है। कैसे पता करेंगे? हम करेंगे MUAC, M फॉर मिड, U फॉर अपर, A फॉर आर्म, C फॉर सरकमफेरेंस। यानी कि ये क्या है? आर्म, और ये क्या है? मिड पॉइंट। आप इसको चेक कर लो। जब आप इसकी लंबाई चेक करोगे तो आपको मिलेगा, और ये 11.5 है, लेस देन 11.5, तो तुरंत हम क्या करेंगे? MUAC, MUAC करेंगे, यानी कि मिड अपर आर्म सरकमफेरेंसेस चेक करेंगे। ठीक है, एडिमा है, फिर अलग करेंगे। तो ये कंडीशन है। तो
आपको समझना है, ऐसे हम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मैरास्मस और क्वाशोरिकर बीमारी देखने को मिलेंगी। अब देखिए वो कैसे मिलने वाली है। अब अगर हम लोग देखें कि यार ये होता कहता है, अगर आप बोल रहे हो कि एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराओ, आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो भी हो जाएगा आगे जाके। आहार नहीं दे रहे हो, लेट शुरू करा, कम तत्व वाला भोजन और कोई बीमारी। पर ध्यान दीजिएगा, ये सब वे पॉइंट हैं जो कि डिले हुए हैं। एक बच्चे की शरीर को हष्ट-पुष्ट होने के लिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट होने के लिए हमें उसे अच्छा न्यूट्रिशन देना पड़ता है। और अगर आप ऐसे नहीं कर रहे हो तो कुछ बीमारी देखने को मिलेगी, जैसे कि सीवियर वास्टिंग। इस सीवियर वास्टिंग के अंदर मैरास्मस देखने को मिल रहा है। इस कंडीशन में हम क्या देख पा रहे हैं कि इस बच्चे में क्या दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रही हैं कुछ रूपरेखाएं। ये रूपरेखाएं दिखाई दे रही हैं, ये रूपरेखाएं दिखाई दे रही हैं, आप देख पा रहे हो। और यहाँ पर क्या होगी, हमारी स्किन क्या होगी, लचीली हो रही है। ठीक है ना, स्किन लचीली होती है। तो ये भी हमें इसके अंदर देखने को मिल रहा है। तो दो चीज, रेखाएं दिखेंगी और त्वचा जो हो जाएगी वो ढीली हो जाएगी। ये दो कंडीशन हमें बताएगा, किस कंडीशन को दिखाने के लिए बताएगा, मैरास्मस। तो यहां पर मैरास्मस को समझने के लिए स्किन और रेखा, ये दो चीज हमें ध्यान देनी है। अब देखिए एडिमा की बात कर रहे हैं। एडिमा क्या होता है, एडिमा, एडिमा अगर पैरों पे दिखाई दे तो उसे हम लोग बोलते हैं पिटिंग एडिमा। पैरों में दिखाई दे उसे बोलेंगे पिटिंग एडिमा। अब शुरुआत जो होती है सूजन की वो पैरों से होती है। पहले लेग, माइल्ड, लेग प्लट हैंड, मॉडरेट, ठीक है, एंड फुल बॉडी सीवियर। इस कंडीशन से चलेगा। यानी कि जो एडिमा है, और एडिमा में होता क्या है, एडिमा में जो तरल होता है वो भर जाता है, तरल भर जाता है पर्टिकुलर एरिया के अंदर। टिश्यू में पानी भर जाता है, टिश्यू में तरल भर जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पैरों में मिलेगा तो पिटिंग एडिमा बोलेंगे। हाथों चेहरों पे भी देखने को मिल सकता है। अब इसे पता कैसे करेंगे, 10 सेकंड तक आप स्किन को दबा के रखिए। अगर वहां पे पिटिंग बन जाए, पिट बन जाए, तो आप समझिए जैसे कि एग्जाम, इसने इसको 10 सेकंड तक रखा। अब ये क्या हुआ, आफ्टर 10 सेकंड, इसे बोलेंगे पिट्स, पिटिंग एडिमा। ठीक है, पिटिंग एडिमा। अगर इसकी गंभीरता देखना चाहते हो तो गंभीरता का मतलब है कि अगर दोनों पैरों में सूजन आती है तो हम इसे 1 प्लस पॉइंट देते हैं, इसे माइल्ड बोलते हैं। अगर पिंडलियों के साथ साथ हाथों पैरों में भी चली जाती है तब हम इसे 2 साइन देंगे, मॉडरेट बोलेंगे। और अगर ये पूरे शरीर में देखने को मिला फिर हम इसे सीवियर यानी कि 3 पॉइंट देंगे। तो स्टार लगा हुआ आ रहा तो आपको ये भी समझना है, सिर्फ पैरों में 1 स्टार, हाथों में चला गया 2 स्टार, और पूरी बॉडी में 3 स्टार। और अगर एडिमा है तो हम उसे बोलेंगे क्वाशियोरकर। तो मैरास्मस में क्या था, समझ में देखिए मैरास्मस में क्या है। मैरास्मस में स्किन देख रहे हैं, ठीक है, और रेखाएं आ रही है, ठीक। और क्वाशियोरकर में एडिमा आ गया, क्वाशियोरकर में एडिमा आ गया। तो यहाँ पे इसकी एग्जाम, इसकी आप डायग्राम समझ सकते हैं। अब देखिए नॉर्मल सी चीज है कि अगर आप लंबाई किसी की जांचना चाहते हैं तो एक नॉर्मल है कि या तो आप उसे लेटा कर नापेंगे या उसे खड़ा करके नापेंगे। यही तो दो है, यही तो दो चीज है जो मेन होती हैं। या फिर आप उन्हें कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको समझ में आना, या तो उसे खड़ा कर दो या उसे लेटा दो। इन दोनों ही तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, मरीज की हाइट को नाप सकते हैं। ठीक है, और इसी चीज के बारे में जो इन्फेंटोमीटर का उपयोग किया गया है, इन्फेंटोमीटर लंबाई को मापने के लिए इन्फेंटोमीटर है, जिसमें हेड बोर्ड होता है, यानी कि ये हो गया। अब यहाँ पर ये क्या है हमारा, इन्फेंटोमीटर हो गया। अब यहाँ पर ये बंदा खड़ा हो गया इसके साथ में, ठीक है, ये बंदा यहाँ पे खड़ा हो गया। अब इसे बोलते हैं, इसके ऊपर आ जाता है ये हेड बोर्ड, ठीक है। अब ऐसे में आप खड़े होके देख सकते हैं। दूसरा तरीका हमारा मिड आर्म वाला आ गया।
मिड आर्म में इसमें बोला है कि अगर बच्चा 11.5 सेंटीमीटर से कम की क्या कर पा रहा है, भुजा बना रहा है, ये जो है आर्म इसका ये मिड, आप इसे अगर चेक करेंगे ये <11.5 सेंटीमीटर है, तब हम इसे को बोलेंगे सीवियर वास्टिंग। तो ये पुराने पेपर में भी पूछा गया था कि आप इसे कहाँ यूज कर रहे हो, कहाँ यूज कर रहे हो, हम इसे यूज कर रहे हैं एंथ्रोपोमेट्रिक, एंथ्रोपोमेट्रिक में हाइट वेट, हाइट वेट और हेल्थ, हाइट और वेट को सबसे मेन होता है, आप इसमें लेंथ को कर सकते हो, हाइट वेट और लेंथ को ऐड कर सकते हो, ठीक है ना, ये सब चीजें, यानी कि शरीर कितना उम्र के हिसाब से मोटा हो रहा है, ये सब चीज हम इसके अंदर रखते हैं, जिसमें 3 कलर की स्ट्रिप्स वाली लगाई जाती है, स्ट्रिप्स लगाई जाती है 3 कलर में, आप उसको समझ सकते हो, ठीक है ना, पीला नीला अलग अलग कलर की इसमें स्ट्रिप्स लगती है, ठीक है। तो एमओयू के इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है दूसरे वाला, कि हम इसमें कंधे की हड्डी के नीचे एक्रोमियन प्रोसेस होता है, तो ये स्कैपुला है और ये निकला है, ये है पीछे की हड्डी स्कैपुला, इसे बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस, ये यहाँ पर कंधे से जुड़ता है, ये होता है कंधा, ऊपर वाला है एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है। देखिए ये एक्रोमियन प्रोसेस है और ये आपका कंधा है, ठीक है, ये जुड़ा हुआ है, तो ये हिस्सा आपका एक्रोमियन प्रोसेस है, इस तरीके आप समझ सकते हैं। फिर एमयूएससी को रेड येलो और ग्रीन, येड येलो ग्रीन, रेड येलो और ग्रीन, एक ऐसी पट्टी जिसके अंदर 3 कलर हो, उससे हम इसे पता कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है ग्रीन जोन ओशन, ठीक है, इसका मतलब है आप इस पट्टी को बनाइए, यहां तक ये ग्रीन है, फिर कह रहा है येलो जोन मध्य कुपोषित, ये हम कर देते इसे येलो, और फिर आपका ये आपका रेड, ये हो गया रेड। तो जब आप इसे कंधे पे बच्चे के लगाएंगे, जब आप इसे वहां पे लगाएंगे जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है, तो आप इसमें मार्क देख सकते हैं, इसे ध्यान से देखेंगे इसमें मार्क देख सकते हैं, इसमें येलो कलर दिख रहा है, इसमें रेड दिख रहा है। तो जब आप मेजरमेंट करेंगे तो पट्टी जहां तक कवर करेगी वहां पे हम देखेंगे, और अगर 11.5 से कम हुआ तो ये हमारा सीवियर में फास्टिंग में चला जाएगा, यानी कि अब हमारे बच्चे को कुपोषित की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। तो कुछ इसके साथ में आपको बता देता हूं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा फिजिकल एग्जामिनेशन का, ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन का मतलब होता है सिर से पैर तक का आप अवलोकन कर रहे हो, ठीक है, आप अवलोकन कर रहे हो, पता कर रहे हो, इसके अंदर एक तो देखना होता है, आप देखते हो, उसे बोलते हैं ऑब्जर्व करना, ठीक है, एक होता है छूना जिसे बोलते हैं पैल्पेशन करना, पैल्पेशन जो होता है वो अंदर के जो भी ऑर्गन होंगे उनको पकड़ता है। फिर तीसरा होता है ओस्कल्टेशन, ये होता है सुनना, समझ पा रहे हो, सुनना, इसमें स्टेथोस्कोप काम आता है, इसमें आता है फीटोस्कोप, है ना, ये बच्चे की धड़कन, ये हमारा हृदय और फेफड़े की धड़कन, फेफड़े के अंदर साउंड, ठीक है ना, और फिर आता है आपका परकसन, है ना, दबाव डालना। तो परकसन से पानी की जांच कहाँ करेंगे, पेट में, ठीक है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पर समझनी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे समझ में आना है, ठीक है। तो आज की इस क्लास के अंदर जो हमने देखा है वो इतना ही है।